हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ के अंतर्गत पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 50 है। इससे पहले हमने पढ़ा था विधि की खंडनी उपधारणा बर्डन ऑफ प्रूफ के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे विधि की अखंडनी उपधारणा और तथ्य की उपधारणा बर्डन ऑफ प्रूफ के अंतर्गत। जो हमारा पहला टॉपिक है विधि की अखंडनी उपधारणा, इरिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, या फिर हम जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट पढ़ेंगे यानी कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। इसको बहुत अच्छे से समझना इस टर्म को, तो सेक्शन 4 आप जाके लेक्चर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं विधि की अखंडनी उपधारणा, इरिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। दो सेक्शन है, सेक्शन 112 है और 113 है। सेक्शन 112 ये कहता है, इसकी जो हेडिंग है वो है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, यानी कि विवाह के दौरान, यानी कि विवाह भी अस्तित्व में है, उस दौरान यदि बर्थ होती है तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, तो वो धर्मस्थता का निश्चयक सबूत मानी जाएगी। ये बताता है 112। सेक्शन 112 धर्मस्थता को फेवर करता है, अधर्मस्थता को लाइक नहीं करता, और बच्चे की अधर्मस्थता संबंधी जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन्हें टालने का प्रयास करता है, बच्चे का संरक्षण प्रदान करता है। मेन रूप से ये पर्पज है 112 के। जो सेक्शन 112 की हमने हेडिंग समझ ली, ये मेन रूप से किस स्थिति में, कौन सी ऐसी स्थिति है, मेन रूप से दो स्थिति बताता है सेक्शन 112। इन दोनों स्थितियों में से किसी भी स्थिति के होने पर जो बच्चे की धर्मस्थता मान ली जाएगी, बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, और इस बात का निश्चयक सबूत होगा कि वो बच्चा एक धर्मस्थ संतान है। कौन सी स्थिति है? नंबर 1 स्थिति ये कहती है कि यदि बच्चे ने जन्म लिया है, जो उसकी मां है, और उस मां का जिसके साथ विवाह हुआ है, जिस पुरुष के साथ विवाह हुआ है, उस विवाह के अस्तित्व में रहने के दौरान यदि बच्चे ने जन्म लिया है, तो उस पुरुष की वो धर्मस्थ संतान मानी जाएगी और बच्चा धर्मस्थ संतान माना जाएगा। एक स्थिति तो ये हो गई, यानी कि सिंपल भाषा में यदि बच्चे ने विवाह के अस्तित्व के दौरान जन्म लिया है तो वो धर्मस्थ संतान माना जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि विवाह डिसॉल्व भी हो चुका है, अर्थात तलाक हो चुका है, परंतु तलाक हुए 280 दिन हुए हैं, 280 दिन से ज्यादा नहीं हुए, और उसकी मां ने अभी दूसरा विवाह भी नहीं किया है, तो भी वो बच्चा उस पुरुष की ही वैध संतान यानी कि धर्मस्थ संतान मानी जाएगी और उस बात का निश्चयक सबूत माना जाएगा। यानी कि दो स्थितियों में धर्मस्थता का निश्चयक सबूत मानते हैं। नंबर 1, यदि बच्चे ने विवाह के दौरान जन्म लिया हो। नंबर 2, तलाक के बाद हुआ हो परंतु 280 दिन के अंदर हुआ हो और उसकी मां ने भी दूसरा विवाह ना किया हो, तो वह बच्चा धर्मस्थ संतान होने का निश्चयक सबूत होगा। सेक्शन 112 ये है। बस सेक्शन 112 में एक ही अपवाद है, वो है पहुंच का ना होना, नॉन एक्सेस। यानी कि यदि उसके हस्बैंड ने यह साबित कर दिया कि मेरी तो उस फीमेल के साथ पहुंच ही नहीं थी, जिस समय बच्चा अस्तित्व में आया था, गर्भ में आया था, उस दौरान तो मेरी पहुंच ही नहीं थी, यदि ये साबित कर देता है हस्बैंड, तो ये जो प्रिजम्पशन है खंडित की जा सकती है। ये है सेक्शन 112। तो 112 में दो कंडीशन लिखी। नंबर 1, बर्थ ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज, यानी कि वैलिड मैरिज के दौरान यदि बच्चे का जन्म हो। नंबर 2, बर्थ विद इन 280 डेज या 280 दिन के अंतर्गत बर्थ हो आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, भले ही डिसॉल्व हो गई हो मैरिज, परंतु मदर नॉट रीमैरिड, परंतु मां ने पुनः विवाह ना किया। तो ये क्या माना जाएगा? इसका रिजल्ट ये होगा, इट विल बी अ कंक्लूसिव प्रूफ और लेजिटिमेट सन ऑफ मैन, तो उस मैन का, उस पुरुष का वह धर्मस्थ संतान माना जाएगा, इस बात का निश्चयक सबूत माना जाएगा। अनलेस एक प्रोवाइजो है, एक एक्सेप्शन है कि उस पुरुष यदि ये साबित कर देता है कि मेरी पहुंच ही नहीं थी, तो मेन रूप से यहां पर पहुंच का ना होना यही अपवाद है। तो इसके संबंध में कुछ 2-3 केस हम पढ़ेंगे। पहला केस है आपका चिलीकुरी वेंकटेश्वर वर्सेस चिलीकुरी वेंकट नारायण। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 112 इज अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ, यानी कि 112 के अंतर्गत जो धारणा है वो निश्चयक सबूत है उसकी धर्मस्थता के बारे में,
और इस धर्मजता को यानी कि इस निश्चायक सबूत को खंडित किया जा सकता है। कैसे खंडित किया जा सकता है? नॉन एसिस के द्वारा। यानी कि यदि हस्बैंड नॉन एसिस यानी कि पहुंच का ना होना सिद्ध कर देता है तो इस उपधारणा को खंडित किया जा सकता है। परंतु जो नॉन एसिस है, जो पहुंच का ना होना है, वह क्लियरली और सेटिस्फैक्टरी रूप से साबित होनी चाहिए। इस केस में बताया। दूसरा केस है हमारा कामती देवी वर्सेस पोशीराम। कहीं पर कांति देवी हो सकता है, कामती हो सकता है, तो ज्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। कामती देवी वर्सेस पोशीराम, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, दोनों ही ठीक माने जाएंगे। तो इसके मामले में प्रश्न ये है, क्या नॉर्मली हम सेक्शन 112 के लिए क्या मतलब बात करें कि ये इसका संतान है या नहीं, क्या डीएनए टेस्ट के माध्यम से इसे जांचा जा सकता है? क्या डीएनए टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है, इसको खंडित किया जा सकता है? तो मेन रूप से हम इसकी बात करें तो नॉर्मली 112 अलग उपधारणा के बारे में बात कर रहा है, इसको फेवर नहीं कर रहा, क्योंकि इसका उद्देश्य दूसरा है, बच्चे का संरक्षण है, धर्मस्थता को फेवर करना है। इसलिए सामान्यतः डीएनए टेस्ट के माध्यम से या कई अन्य साइंटिफिक टेस्ट के माध्यम से इसको जांचा नहीं जाएगा, परखा नहीं जाएगा, न्यायालय नॉर्मली अनुमति नहीं देगा। इसी मामले में कहा गया, इस केस में ही कामती देवी के मामले में, द कॉन्क्लूसिव प्रूफ अंडर सेक्शन 112 कैन नॉट बी रिब्यूटेड बाय डीएनए टेस्ट। तो डीएनए टेस्ट के माध्यम से 112 के अंतर्गत जो निश्चायक उपधारणा है उसको खंडित नहीं किया जा सकता। पार्टी हैज टू प्रूव नॉन एसिस। बस इसके लिए पक्षकार को अपनी पहुंच का ना होना ही साबित करना होगा। परंतु एक केस बाद में और हुआ जो इसके संबंध में और थोड़ा सा प्रकाश डालता है। उस केस का नाम है नंदलाल वासुदेव वर्सेस लता नंदलाल 2014 का मामला है। तो इस मामले में डीएनए के संबंध में, टेस्ट के संबंध में और कुछ प्रकाश डाला गया और कुछ डिस्क्राइब किया गया। कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट, इस मामले में हुआ ये था एक्चुअली कि यहां पर इस केस में वाइफ ने अपने हस्बैंड से और वाइफ ने अपनी डॉटर के लिए, यानी कि वाइफ ने और अपनी डॉटर के लिए हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग की। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम तो मेरे यहां पर रहती ही नहीं थी और जो डॉटर की बात कर रहे हो मेरी डॉटर ही नहीं है। तो इसके संबंध में हस्बैंड ने कहा कि आप इस बात को साबित कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट कंडक्ट करा लीजिए और ये मालूम पड़ जाएगा कि डॉटर है मेरी है ही नहीं। और इसके विरुद्ध जो रेस्पोंडेंट थी, जो वाइफ थी, उसने कुछ अपोज नहीं किया, कोई उसने नकारा नहीं, उसका कुछ इनकार नहीं किया। डीएनए टेस्ट हुआ, दोनों ही डीएनए टेस्ट में ये साबित हो गया जो फादर था वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं था। तो ये फैक्ट साबित हो गया था। अब यहां पर कोर्ट के सामने एक चीज थी कि सेक्शन 112 ये कह रहा है कि जो बच्चा है वो लेजिटिमेट सन माना जाएगा, और जो डीएनए टेस्ट है, जो डीएनए टेस्ट है जिसको पूरे संसार में साइंटिफिक तथ्य को जो साबित, जो फैक्ट निकल के आया है, कहीं भी नकारा नहीं जा सकता और ये प्रूव्ड है, और इस प्रकार कोई भी फॉल्स केस नहीं मालूम पड़ा जो ये बता सके कि डीएनए टेस्ट सही नहीं है। तो इसके ऊपर उसकी विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो कोर्ट ने कहा कि जिस समय 112 ड्राफ्ट किया गया था उस समय जो हमारी विधायिका थी उसको इतना अनुमान नहीं था कि डीएनए टेस्ट हो आ जाएगा और इस प्रकार का साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि आगे भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो यही कहा गया, कोर्ट सेड दैट सेक्शन 112 ड्राफ्टेड व्हेन नो नॉलेज ऑफ डीएनए टेस्ट। इस प्रकार का जब डीएनए टेस्ट हो, जो अब हो रहे हैं, उस प्रकार की उस समय नॉलेज नहीं थी। तो इसी प्रकार से कोर्ट ने कहा कि अब जब डीएनए टेस्ट में, यानी कि जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो फैक्ट बता रहा है कि वो उसका पिता नहीं है या वो उसकी पुत्री नहीं है, और एक चीज 112 ये कह रहा है कि ड्यूरिंग मैरिज यदि ये साबित हो जाए बच्चे ने जन्म लिया है, तो इन दोनों में कंट्रोडिक्शन हो। कौन सा टेस्ट, किस किस में कंट्रोडिक्शन? नंबर 1 जो कॉन्क्लूसिव प्रूवनेस है, निश्चायक सबूत है, और दूसरा आपका जो है प्रूफ ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड, यानी कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट इस प्रकार का हुआ है जो पूरा संसार जिसको सत्य के रूप में स्वीकार करता है और कोई भी उसके अगेंस्ट में ऐसी चीज नहीं है, तो फिर हम इस साइंटिफिक डेवलपमेंट को स्वीकार करेंगे और इस कॉन्क्लूसिव प्रूवनेस को रिब्यूट किया जा सकता है। अर्थात इस केस में डीएनए टेस्ट के माध्यम से हस्बैंड ने नॉन एसिस को साबित कर दिया,
और उस पुत्री को मेंटेनेंस नहीं मिला। तो ये हमारा कुछ ये केस था, केस आप ध्यान रख लीजिएगा, वैसे आपका कभी कभार शॉर्ट नोट आ जाता है। तो ये हमारा सेक्शन 112 हो गया। अब हम बात करें इसकी ही, यानी कि इर्रिबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में 112 पढ़ लिया, 113 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको हेडिंग ध्यान रखनी है और कंक्लूसिव प्रूफ शब्द यूज हुआ है उसका ध्यान रखना है। तो सेक्शन 113 में है प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी, प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी और कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन ध्यान रखना है, कंक्लूसिव प्रूफ ध्यान रखना है और हेडिंग ध्यान रखनी है, और कुछ ध्यान नहीं रखना। अब हम बात करें प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की, तथ्य की उपधारणा। जो तथ्य की उपधारणा होती है हमेशा खंडनीय उपधारणा होती है, सेक्शन 4 में जैसे हमने पढ़ा, और यहां पर में शब्द का प्रयोग हुआ है। और जो हमने यहां पर पढ़ा अभी लॉ वाले में, यहां पर कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहे हैं, निश्चय सबूत की बात कर रहे थे, और यहां पर शब्द है मे का मतलब ऑलवेज रिब्यूटेबल। तो इसके संबंध में भी दो सेक्शन है इस टॉपिक के अंतर्गत। नंबर 1 है सेक्शन 113A और नंबर दूसरा है सेक्शन 114। सेक्शन 113 एक बात कर रहा है, जो आपकी हेडिंग है वो ये कह रही है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। मतलब यदि कोई फीमेल जब वो विवाहित जो हो चुकी है, विवाहित स्थिति के दौरान यदि वो सुसाइड कर लेती है, तो उसके संबंध में ये बारे में बात कर रहे हैं, क्या उस फीमेल को सुसाइड करने के लिए क्या हस्बैंड ने दुष्प्रेरित किया है, अबेट किया है, या फिर हस्बैंड के रिलेटिव ने उस फीमेल को अबेट किया था कि सुसाइड कर लो, कुछ ऐसा काम किया था कि जिससे मजबूर होकर फीमेल ने सुसाइड की है। तो मेन रूप से फीमेल के संरक्षण के बारे में, उसके हितों के संबंध में, उसको न्याय प्रदान के लिए एक उपधारणा का गठन करती है। यहां पर ये माना जाता है यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड पूरी हो जाए तो ये माना जाएगा कि हस्बैंड नहीं या उसके रिलेटिव नहीं, उसके मतलब हस्बैंड के रिलेटिव ने ही फीमेल को उकसाया था, दुष्प्रेरित किया था कि सुसाइड कर लो, और मजबूरी में आग करके फीमेल ने सुसाइड कर लिया। तो इस बारे में न्यायालय उपधारणा कर लेती है, कर सकती है मे प्रिज्यूम। तो हम बात करते हैं क्या फैक्ट है। तो आपकी हेडिंग है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, यानी कि मैरिड वुमेन की सुसाइड के संबंध में हम उपधारणा के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें 2-3 पॉइंट है। नंबर 1, कोर्ट के सामने जो प्रश्न है वो ये है, वेदर सुसाइड वॉज अबेटेड बाई हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। क्या उस महिला को सुसाइड करने के लिए उसके पति ने उकसाया है, अबेट किया है, दुष्प्रेरित किया है, या फिर पति के रिलेटिव्स ने उस महिला को सुसाइड करने के लिए उकसाया है। ये क्वेश्चन है न्यायालय के सामने, और ये तथ्य दर्शित कर दिए जाते हैं that she has committed suicide in 7 years from marriage, कि उस महिला ने विवाह के 7 साल के अंतर्गत सुसाइड की है। एक पॉइंट तो ये दर्शित कर दिया, और दूसरा ये भी कि हस्बैंड ने और हस्बैंड के रिलेटिव ने उस महिला के खिलाफ क्रूअलिटी की है। क्रूअलिटी का मतलब वही है, फिजिकल हो, मेंटल हो, कंस्ट्रक्टिव हो, जो हमने पहले पढ़ा था, हिंदू लॉ में भी हमने समझा और सेक्शन 113B में भी समझा, है ना। तो 2 चीज साबित कर दी। नंबर 1 कि उसने 7 साल के अंतर्गत सुसाइड किया है। नंबर 2, हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव ने उस महिला के साथ क्रूअलिटी की है। यदि 2 फैक्ट साबित हो गए तो कोर्ट में प्रिज्यूम, तो कोर्ट ये मान लेगा that the suicide was abated by her husband or relative of husband। तो ये मान लेगा न्यायालय कि उस सुसाइड को दुष्प्रेरित किया है उसके पति ने या फिर पति के रिश्तेदारों ने। तो ये था हमारा सेक्शन 113A। तो यहां पर अब हस्बैंड को और उसके रिलेटिव को साबित करना पड़ेगा कि ऐसा फैक्ट नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन 114। तो 114 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें लिंक करने के लिए हमें कुछ सेक्शन में हम डाल सकते हैं, जैसे 133 पढ़े या फिर आईपीसी में कोई और सेक्शन हो तो कनेक्टिविटी के लिए पढ़ लेते हैं, या फिर पीटी में अलग से कुछ पॉइंट आ सकते हैं, वो ध्यान रखना है। तो सेक्शन 114 ये कह रही है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। तो सेक्शन 114 में न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा कर रही है। मतलब यहां पर कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है, कुछ ऐसी घटना घटित हो रही है, चाहे वो ह्यूमन कंडक्ट से हो रही हो, चाहे वह आपके नेचुरल इवेंट से हो रही हो, या फिर किसी पब्लिक या प्राइवेट के कारोबार से उत्पन्न हो रही हो, यानी कि इनसे कुछ ऐसी घटना घटित हुई, कुछ उनसे दर्शित हो रहा है,
तो न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में अनुमान लगा लेगा कि हां ऐसा ही है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई चोरी का सामान मिला, कोई आपका मोबाइल मिला जो खो गया है, या फिर कोई अंगूठी मिली, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि जिसके पास मिली है या तो उसने चोरी की है या फिर उसने चोरी की संपत्ति जानबूझ करके प्राप्त की है, यह अनुमान लगा लिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आपका जो अकॉम्प्लिस है उसके संबंध में उपधारणा की जाती है कि जो आपका अकॉम्प्लिस है, जो सह अपराधी है, चूंकि मिलकर उसने अपराध किया है इसलिए उस पर विश्वास मत करना, विश्वास का पात्र नहीं है जब तक कि उसको अन्य साक्ष्य से आप टेस्ट ना कर लो, अन्य साक्ष्य का सहारा ना ले लो। यानी कि कुछ हमने यहां पर सेक्शन 114 के अंतर्गत टोटल मिलाकर 9 प्रकार की हम उपधारणाएं पढ़ रहे हैं, 9 ही प्रकार के इलस्ट्रेशन है जो 3 तथ्यों पर आधारित है, या फिर वो किस पर आधारित हो सकती हैं, वो नेचुरल इवेंट के आधार पर, प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर, या फिर ह्यूमन कंडक्ट के आधार पर, मानवीय आचरण के आधार पर, या फिर पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस के आधार पर, लोक या प्राइवेट कारोबार के आधार पर कुछ तथ्यों के बारे में न्यायालय अनुमान लगा सकता है। तो ये था सेक्शन 114। तो ये इस तरीके से आपका इरिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और आपका प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट खत्म हो गया, और ये हमारा टॉपिक बर्डन ऑफ प्रूफ भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल। थैंक यू।